ठीक है बच्चों, तो नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, जिसका नाम क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेडिकल में भी कहीं कहीं काम आता है, और चैप्टर छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, और चैप्टर ईजी है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़ते हुए, ठीक है ना। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, उसके अंदर दो पार्ट्स हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, इलास्टिसिटी क्या है, और जो इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, उसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ आई? तो पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी, और दूसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी और फ्रिक्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, हमारा इलास्टिसिटी। फ्रिक्शन हम लोग जो पढ़ेंगे वो एंट्रेंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम पढ़ेंगे। एंट्रेंस में बहुत कुछ पढ़ लिया था, एंगल ऑफ रिपोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और बाकी चीज़ें, है ना, वो सब यहाँ पर नहीं पढ़ना है। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम वो सब नहीं पढ़ना, यहाँ पर बेसिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी को आप समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, और उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इलास्टिसिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको क्या समझता है इलास्टिसिटी के बारे में। कोई ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे हम लोग ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। अच्छा मुझे ये बताओ, रबर ज़्यादा इलास्टिक है स्टील? कॉमन क्वेश्चन। हाँ, क्या रबर ज़्यादा इलास्टिक है? क्यों ऐसा? आसानी से खिंच जाता है, जो आसानी से खिंच जाता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। इलास्टिक तो दोनों है, इलास्टिसिटी दोनों में है, रबर में भी है स्टील में भी है, लेकिन ज़्यादा इलास्टिक अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आपका आंसर आया है रबर, क्योंकि आपके जहन में ये बैठा है कि जो ज़्यादा खींचेगा वो ज़्यादा इलास्टिक, या जो आसानी से खींचेगा वो ज़्यादा इलास्टिक। गलत कॉन्सेप्ट। आपको ऐसा फील होता है कि जो ज़्यादा खींचेगा वो ज़्यादा इलास्टिक। सही कॉन्सेप्ट ये नहीं है, सही कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सही कॉन्सेप्ट क्या है, और रबर और स्टील में स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमको अगर उसको समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इलास्टिसिटी का बेसिक डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। इलास्टिसिटी असल में हमको ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा खिंचता है वो ज़्यादा इलास्टिक है, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा खिंचने में अपोज करता है, जो खिंचने में ज़्यादा अपोज करेगा वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। ये है सही डेफिनेशन इलास्टिसिटी का। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? किसको खींचना आसान है, रबर या स्टील? रबर को खींचना आसान है, स्टील को खींचना मुश्किल है। तो खींचने में अपोज कौन ज़्यादा करेगा, स्टील। इस वजह से स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वो इलास्टिक नहीं होता जो ज़्यादा खींचता है वो ज़्यादा इलास्टिक, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा खींचने में अपोज करेगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। बात समझ आई? ठीक है ना। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन आपको मैंने समझाई। अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा जिससे इलास्टिसिटी समझने में हेल्प होगी हमारी। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये सबको समझाए कि अभी अपने को क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ फ्रिक्शन में पहले क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या है। दूसरी चीज़ जो हम लोग को पता होनी चाहिए वो है डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। उसके बाद हमको पता होना चाहिए डिफॉर्मेशन क्या है। इसके बाद हम लोग को पता होना चाहिए इलास्टिसिटी क्या है। फिर हम लोगों को पता होना चाहिए प्लास्टिसिटी क्या है। उसके बाद जो इस चैप्टर का एपिसेंटर है, दो टर्मिनोलॉजीज, वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये दोनों पता होने चाहिए। बात समझ आई? अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशंस पता हैं तो आपको इलास्टिसिटी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होती है रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या चीज़ है? एक ऐसी बॉडी जिस पे आप कितना भी फोर्स लगाओ उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। बात समझ आई? लेकिन क्या इस दुनिया में कोई रिजिड बॉडी हो सकती है? नहीं। आप अगर ज़्यादा फोर्स लगाओ तो क्या होगा, उसका शेप और साइज तो चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? ऐसी बॉडी जो इस दुनिया में आप कितना भी उस पर फोर्स लगाओ, जो क्या करेगा, उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। बात समझ आई? लेकिन प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल तौर पे हम लोग ये जो आयरन का रॉड है या इसको हम लोग क्या मान लेंगे, रिजिड बॉडी मान लेंगे। बात समझ आई? ठीक है ना। तो आसानी से जो अपना शेप चेंज ना करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दे दिया मैंने, लेकिन रियलिटी में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स।
डिफॉर्मिंग फोर्स नाम से ही समझ में आता है, फॉर्म मतलब उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा, एक बेस होगा, एक फॉर्म होगा, अब उसको डिफॉर्म करना है। डिफॉर्म करना है मतलब क्या, उसके शेप को चेंज करना है। बात समझ आई? तो डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या, उसके फॉर्म को चेंज करने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, डिफॉर्मिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करो, एक रबर बैंड लो, है ना, रबर बैंड आता है, रबर बैंड को एक साइड से होल्ड करो, एक साइड से पकड़ के खींचो, तो ये जो आपने खींचा इसको पकड़ के आपने क्या लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स। उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया उसका। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? उसका साइज चेंज कर दिया आपने, तो आपने क्या लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर दिया या शेप चेंज कर दिया। आपके मम्मी आटा गूंथती हैं, तो आटा गूंथने के टाइम पे क्या होता है, हाथ से फोर्स लगाते हो, उसका शेप चेंज हो जाता है, तो वो कौन सा फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो उसके फॉर्म को चेंज कर रहा है, बस उसको डिफॉर्म कर रहा है। बात समझ आई? तो एक ऐसा फोर्स जो क्या करे, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर दे, उसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। बात समझ आई? जब ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज होने को क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिफॉर्मेशन। भेजे में जा रही बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो भी, तो सबसे पहले क्या समझा, रिजिड बॉडी। क्या होती है रिजिड बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसपे कितना भी फोर्स लगाया जाए उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। दूसरी चीज क्या पड़ी, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या करता है ये, बॉडी का शेप और साइज चेंज कर देता है। तीसरा चीज क्या है, डिफॉर्मेशन। जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो बॉडी का क्या चेंज हो जाएगा, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। शेप और साइज के चेंज को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। भेजे में गया, वेरी गुड। इसके बाद क्या है, इसके बाद इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, तो इलास्टिसिटी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। Elasticity is a property of material by virtue of which it regains its original shape and size after the removal of deforming force। अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं, ये तो अंग्रेजी में डेफिनेशन है। मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या कर दिया, एक स्प्रिंग ले ली। स्प्रिंग जो पेन में लगी होती है, स्प्रिंग खटखट वाली पेन है ना, तो उसमें स्प्रिंग लगी होती है। उसके स्प्रिंग को एक एंड से पकड़ो, दूसरे एंड से पकड़ के थोड़ा सा खींचो, ज़्यादा नहीं खींचना, थोड़ा सा खींचो। थोड़ा सा खींचोगे तो क्या लगाया आपने, डिफॉर्मिंग फोर्स। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हो गया, डिफॉर्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया। क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, फिर क्या कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल डायमेंशन रीगेन करेगा तो क्या बोलेंगे, उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी है। बात समझ आई? तो कैसे जज करेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे जज करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर वो अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को रिगेन करेगा तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है। भेजे में गया, कोई दिक्कत नहीं। वापस से रीड करता हूं डेफिनेशन में, इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब इसकी वजह से, जिसकी वजह से आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर वो अपने ओरिजिनल डायमेंशंस पे रिटर्न जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है। जिस बॉडी के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। रबर बैंड इलास्टिक बॉडी है कि नहीं है, क्यों है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, क्या वो रिटर्न गया, गया। इसका क्या मतलब, इलास्टिक बॉडी। बात समझ आई? जो पेन की स्प्रिंग है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, वापस गया, गया, ओरिजिनल डायमेंशंस पे गया, तो क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। बात समझ आई? जो मम्मी आटा गूंथती हैं उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, क्या वो अपने ओरिजिनल डायमेंशंस वापस आए, नहीं। तो क्या ये इलास्टिक बॉडी है, नहीं, इलास्टिक बॉडी नहीं है, उसके पास इलास्टिसिटी नहीं है। तो अगर उसके पास इलास्टिसिटी नहीं है तो क्या है, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी नहीं है तो क्या है, प्लास्टिसिटी। और जो प्लास्टिक बॉडी होगी, प्लास्टिक बॉडी क्या होगी बताओ फिर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, ओरिजिनल डायमेंशंस पे वो वापस नहीं जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिसिटी। और बॉडी को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। बात समझ आई, ठीक है ना। तो जो आटा है वो कैसी बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी, और रबर बैंड इलास्टिक बॉडी। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक डेफिनेशन आपके भेजे में तो बैठा दिया मैंने। दो इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी बाकी है, ये समझा तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर ये समझा तो स्ट्रेस और स्ट्रेन इस चैप्टर का एपिसेंटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, फिर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन पे लेके जाऊँगा, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होती है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको,
अ बॉडी हुज शेप एंड साइज डज नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। समझ आ रहा है? कितना भी फोर्स लगा उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता। क्या प्रैक्टिकली कोई बॉडी रिजिड होती है? नहीं होती, ठीक है ना। उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? आओ डेफिनेशन रीड करते हैं। नोट्स दिया ना आपको मैंने आपको नोट्स इसलिए दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है उसके अंदर, एकदम आसान भाषा में सब कुछ। आइए रीड करते हैं उसको। ये तो हो गया रिजिड बॉडी के बारे में। देखो डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी विच चेंजेस शेप और साइज और बोथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। समझा? एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो क्या करे, बॉडी का शेप और साइज दोनों चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। उसके बाद डिफॉर्मेशन क्या है? द चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। तो जो बॉडी का शेप या साइज या दोनों चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या? उसके बाद आगे आप लोग रीड करना। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, स्प्रिंग बॉल मॉडल के बारे में, उसको भी समझो। यहाँ तक समझ आया है? स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में तो बता दिया मैंने आपको। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो जब भी कोई सॉलिड होता है तो सॉलिड पे हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि उस पर एक फोर्स लगा, उसके बाद जैसे उसको हमने क्या कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो ये वापस चला गया, ऐसे ही हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम एक सॉलिड को इमेजिन करते हैं एक स्प्रिंग बॉल मॉडल के हिसाब से। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसा अगर मैं सॉलिड का एक छोटा सा हिस्सा लूँ तो उसके अंदर होता क्या है ना, ऐसे हम लोगों ने इमेजिन किया हुआ है। इसको समझो। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये कोई सॉलिड का एक छोटा सा हिस्सा है। सॉलिड किससे बना होगा? मॉलिक्यूल से बना होगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? बॉन्ड होगा। केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाएगा कि बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है, ठीक है ना। वो बॉन्ड ऐसे बिहेव करता है जैसे वो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्प्रिंग है। कैसा बिहेव करता है वो? स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है। मॉलिक्यूल को नज़दीक ले आएंगे, स्प्रिंग क्या हो जाएगी? दब जाएगी और क्या चाहेगी? वापस जाना। और स्प्रिंग को खींचेंगे तो वापस से उसकी ओरिजिनल स्टेट पे आना। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो होता क्या है, जैसे आप क्या करते हो, किसी एक मॉलिक्यूल को आपने पकड़ के खींचा, जैसे ये रबर बैंड है समझो, एक बाकियों को फिक्स किया, मैंने बोला था ना एक एंड से पकड़ लेना, तो बाकियों को फिक्स किया, एक मॉलिक्यूल को खींचा तो क्या होगा? एक को खींचेंगे तो क्या होगा? बोलो। एक को खींचेंगे तो स्प्रिंग हरकत में आ जाएगी। स्प्रिंग क्या करेगी? स्प्रिंग इसको वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे लेके जाने की कोशिश करेगी। तो हर इलास्टिक बॉडी भी ऐसे ही बिहेव करती है। जैसे आप क्या करते हो, इलास्टिक बॉडी के एक एंड को पकड़ के आपने खींचा तो इसके अंदर क्या आ गया? रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे स्प्रिंग में आ जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, एनएलएम में पढ़ाया था मैंने, वैसे इसके अंदर भी क्या आ जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या चाहेगा? ये इसको वापस लेके जाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से इलास्टिक बॉडी क्या करता है? इलास्टिक बॉडी जैसे इसको खींचेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा? ये वापस जाएगा। क्यों वापस जाएगा? क्योंकि इसको खींचने से इसके अंदर क्या डेवलप हो गया है? रीस्टोरिंग फोर्स। बात समझ आई? ठीक है ना। तो हर इलास्टिक बॉडी की यही कहानी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। चलो, तो स्प्रिंग बॉल मॉडल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वो वापस से क्यों जा रहा है। इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके बीच में, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? बॉन्ड है। और बॉन्ड कैसा बिहेव करते हैं? एक स्प्रिंग के जैसा। इसी वजह से वो वापस चले जाते हैं। बात समझ आई? तो स्प्रिंग बॉल मॉडल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? इलास्टिसिटी वाले बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक समझा है? ठीक है ना। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड टू रीगेन शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। टेंडेंसी मतलब क्या? कोशिश है उसकी। टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड टू रीगेन शेप एंड साइज। बात समझ आई? उसका शेप और साइज वापस से रीगेन करने की जो टेंडेंसी है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। पीछे खड़े रहो, वहीं पे वहीं खड़े रहो पीछे। उसके बाद आगे आगे क्या है? द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी डिटरमाइंस इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ठीक है ना। मतलब क्या? कोई बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर कब शो करेगी? जो उस पर क्या लगेगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब रखे रखे तो पता लगेगा नहीं। कैसे पता लगेगा? जो उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे और हटाने के बाद जब वो वापस जाएगा तब क्या होगा? पता लगेगा उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर है।
उसके बाद क्या, अच्छा ये भी एक चीज़ आएगी आगे जा कर के, इलास्टिक लिमिट, वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। चलो अच्छा, इलास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल दो जल्दी से मुझे। इलास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल क्या है? इलास्टिक बॉडी कौन है? अभी आपके सामने एग्जाम्पल दिया, रबर है, स्टील है, आयरन है, ये सब इलास्टिक बॉडीज़ है। बात समझ आई, ठीक है ना। क्या हमारे घर में जो आटा गूंथते हैं वो आटा जो है क्या वो इलास्टिक बॉडी है? नहीं। वो दीवार पे पुट्टी लगाते हैं, वो इलास्टिक है क्या? पुट्टी पता है ना, वाइट कलर की पुट्टी लगाते हैं कलर मारने से पहले, वो इलास्टिक है क्या? नहीं, वो भी प्लास्टिक है। क्ले जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक है। प्लास्टिसीन भी क्ले ही होता है, प्लास्टिसीन एक वर्ड मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में। प्लास्टिसीन भी एक तरीके से क्या होता है? क्ले होता है। प्रोफेशनल की क्ले बोल दो उसको, मतलब स्कल्पचर बनाते हैं क्ले से, है ना, तो वो प्लास्टिसीन यूज़ करके बनाते हैं, समझो, वो भी क्ले ही है एक तरीके। तो क्ले इलास्टिक है या प्लास्टिक है? प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद डिफॉर्मेशन आपको समझा दिया मैंने, डिफॉर्मेशन क्या है, ठीक है ना, वो आप लोग रीड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर 3 टाइप की इलास्टिसिटी हम लोग जनरली कंसिडर करेंगे। एक बार में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज कर देंगे, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। एक इलास्टिसिटी ऐसी होगी जिसमें ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को चेंज कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। एक इलास्टिसिटी ऐसी होगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर देंगे, उसको बोलेंगे आपका इलास्टिसिटी ऑफ शेप। इलास्टिसिटी ऑफ शेप, उसको रिजिडिटी कहते हैं, अभी बताऊंगा आगे। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, बेसिक चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। असल मुद्दा क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन इस चैप्टर का एपिसेंटर है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं समझेगा, आपको इलास्टिसिटी वाला पार्ट समझने आने वाला नहीं है, तो इसको समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं, एकदम हलवा है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है। स्ट्रेस क्या होता है? अगर इसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। कुछ लोगों को लगता है स्ट्रेस मतलब दबाव, दबाव मतलब प्रेशर। मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, मतलब वो क्या है? तनाव। बात समझ आई? ठीक ठीक। तो स्ट्रेस बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो तनाव। यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब क्या है, फिजिक्स में स्ट्रेस का मतलब क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक रिजिड एंड है, उस रिजिड एंड से मैंने क्या कर दिया, एक वायर को सस्पेंड करवा दिया। तो मैंने एक वायर को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। अब वायर इतना मोटा तो होता नहीं है, हम उसको मैग्नीफाई करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो वायर को मैंने सस्पेंड करा दिया। वायर को सस्पेंड कराने के बाद अब क्या होता है, इसका ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीज़ को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ आई? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे हम लोग एक रस्सी से हमेशा एक ब्लॉक लगा देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कोई ब्लॉक लगा दिया आपको समझाने के लिए। ब्लॉक लगा दिया। अब ब्लॉक लगाने से होगा क्या? ब्लॉक लगाने से ये होगा कि ये तो वायर है, फॉर एग्जांपल स्टील का वायर है। जब इस पर आपने ब्लॉक लगाया तो ये क्या होगा, इस पर mg लगेगा। mg लगने की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा स्ट्रेच। स्टील लिया मैंने, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। क्यों स्ट्रेच होगा? अरे उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड को कैसे इमेजिन करो, स्प्रिंग के जैसा। तो स्प्रिंग खिंच गई तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। तो इसके अंदर डेवलप हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है फॉर एग्जांपल A, और रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ, F। टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ, F। तो स्ट्रेस जो होता है ना बेटा, उसका फॉर्मूला होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनली कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, डिवाइड में क्या करो, उसका पूरा एरिया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। इसी को स्ट्रेस कहते हैं। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो स्ट्रेस क्या चीज़ है, स्ट्रेस है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने एक साथ यहाँ पर 10 न्यूटन लगाया, फॉर एग्जांपल कितना लगा दिया आपने वेट, 10 न्यूटन। तो एक साथ वायर पे कितना लगा, 10 न्यूटन। तो क्या वायर, अब वायर पहले तो क्या करेगा, खींचेगा खींचेगा खींचेगा, फिर रुक जाएगा। क्या होगा, मेरी बात को समझो, प्रोसेस को समझो। क्या होगा, आपने क्या लगा दिया, एक साथ 10 न्यूटन का वेट लगा दिया, तो ये क्या करेगा, एक साथ 10 न्यूटन से इसको खींचेगा। वायर क्या करेगा, खींचेगा खींचेगा खींचेगा, फिर रुक जाएगा।
इसका क्या मतलब है? वायर एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खींचेगा फिर रुक जाएगा। क्या मतलब है इसका? रुक गया मतलब क्या? क्यों नहीं हो पा रहा? स्ट्रेच कब हो रहा है? जब फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। अगर वो रुक गया मतलब नेट फोर्स, इसका मतलब इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो गए। बात समझ आई? तो पूरा प्रोसेस समझना है कि जैसे ही तुमने वायर लिया, उसके साथ में वेट लगाया, तो क्या करेगा? वायर खींचेगा खींचेगा फिर रुक जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो इंटरनल फोर्स है वो एक दूसरे के बराबर हो। बात समझ आई? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। मतलब जब ये रुक गया तब क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? देयरफॉर इन इक्विलिब्रियम स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होगा? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होगा? फोर्स अप्लाइड या अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा? अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। तो ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, लेकिन ये वाला सिर्फ तभी सही है जब क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम। बात समझ आई? इक्विलिब्रियम के टाइम पे इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। बात समझ आई? और एक बात यहाँ पर समझने की है, यहाँ पर फिर से लेजीनेस ऑफ अ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कैसे? आपने एक साथ रस्सी के थ्रू क्या लगा दिया? 10 न्यूटन। वहाँ तो सीधा 10 न्यूटन आ गया, लेकिन स्प्रिंग ने 10 न्यूटन धीरे धीरे करके डेवलप किया। समझे क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने 10 न्यूटन लगाया और वायर ने भी 10 न्यूटन डेवलप कर लिया, नीचे जाएगा क्या वायर? नहीं जाएगा। वायर नीचे जाने का मतलब क्या है? स्प्रिंग क्या कर रही है? धीरे धीरे करके 10 न्यूटन लगा रही है। तुमने लगा दिया नीचे 10 न्यूटन, इसने क्या कर दिया? ये 10 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, स्प्रिंग लगा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रुक जाएगा। बात समझ आई? स्प्रिंग में 10 डेवलप होने तक वायर क्या करेगा? खींचेगा, उसके बाद वो रुकेगा। बात समझ आई? तो वायर के अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या है? बॉन्ड है। बॉन्ड कैसा बिहेव करता है? स्प्रिंग के जैसा। और स्प्रिंग कैसी होती है? लेजी। बात समझ आई? स्प्रिंग कैसी होती है? लेजी। फोर्स को धीरे धीरे करके डेवलप करती है। बात समझ आई? क्लियर है? चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, स्ट्रेस क्या है? क्या है स्ट्रेस? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का आप क्या करो, शेप और साइज चेंज करो तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रेस। बात समझ आई? ठीक है, क्लियर है। अब क्या? लेकिन अब मुझे ये बताओ कि स्ट्रेस कब आया? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद या उससे पहले आ गया था? लगाने के बाद। इस केस में mg क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। mg की वजह से तो डिफॉर्म हुआ। mg क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मुझे बताओ, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स यानी स्ट्रेस कब आया? जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। बात समझ आई? तो अब आपको टेक्स्ट बुक की भाषा समझनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक में बोलेगा इट इज़ अंडर स्ट्रेस, मतलब क्या? मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, तभी तो स्ट्रेस आया। डिफॉर्मिंग फोर्स के बगैर स्ट्रेस आएगा? नहीं आएगा। एक्सटर्नल फैक्टर के बगैर तुम पे प्रेशर आएगा? तुम पे तनाव आएगा क्या? तनाव मतलब अगर तुम एक कैप्सूल आती थी स्ट्रेस कैप्स, पता है? नहीं पता है? स्ट्रेस कैप पहले लोग खाते थे, बहुत ज़्यादा टेंशन होता था तो क्या खा लेते थे? स्ट्रेस कैप्स खा लेते थे। खाना नहीं, दवा की आदत नहीं डालना, मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ खाते हुए लोगों को, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो स्ट्रेस कैप्स क्या करता है? आपके दिमाग पे जो तनाव आया ना उसको कम करता है। तो जब तक एक्सटर्नल नहीं आएगा फोर्स तब तक क्या होगा? तब तक वो स्ट्रेस में आएगा क्या? नहीं। बुक की भाषा समझनी पड़ेगी। द वायर इज अंडर स्ट्रेस, ये बोलेगा। द स्फीयर इज अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन असल में स्ट्रेस कब आया? जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा। तो आसान भाषा में आपकी बुक जब स्ट्रेस की बात करेगी तो स्ट्रेस की बात करेगी, मतलब वो डिफॉर्मिंग फोर्स की बात करेगी। बात समझ आई? बुक जब बोलेगी ऑब्जेक्ट स्ट्रेस में है, मतलब ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स। भाषा समझनी पड़ेगी। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो स्ट्रेस लग रहा है मतलब क्या आ रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब क्या? अब देखो, स्ट्रेस जो है इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है? 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। सोचने की बात है ना, ऐसे कैसे?
ऐसे कैसे? हाँ नहीं, डायमेंशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। दो अलग अलग अगर क्वांटिटी है स्ट्रेस और प्रेशर, तो फॉर्मूला तो अलग अलग होना चाहिए। दो अलग क्वांटिटी का फॉर्मूला सेम कैसे हो सकता है? स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स की वजह से क्या आया, क्या लिखा है मैंने, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, उसके वजह से स्ट्रेस आता है। और प्रेशर एक्सटर्नल होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रेशर कैसा होता है? एक्सटर्नल, बाहरी चीज़ों की वजह से क्या बनता है? प्रेशर। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? बेसिक डिफरेंस ये है। अच्छा, स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? टेंसर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है टेंसर। डायमेंशन लिख सकते हो ना इसके। प्रेशर का क्या बताया था मैंने? m1 L-1 T-2 बताया था मैंने, ठीक है ना। और एक ऐसी क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक बात समझ में आती है अपने को। अब इसके बाद क्या आगे, क्या है आगे देखिए, ठीक है। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। स्ट्रेस वाले टॉपिक में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लिखा हुआ है वहाँ पर, आप लोग रीड भी कर सकते हो उसको। दिक्कत तो नहीं, सबको समझ आया है? ठीक है। चलो, तो स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और इक्विलिब्रियम के बाद क्या होता है? अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। चलो, ये भी क्लियर है। फोर्स के डायमेंशंस भी लिखे हुए हैं, यूनिट भी लिखा हुआ है, और टेंसर क्वांटिटी है वो भी लिखा हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब स्ट्रेस का टाइप बता देता हूँ। बुक में क्या किया, आपकी टेक्स्ट बुक में स्ट्रेस बताया, स्ट्रेन बताया, फिर दोनों के टाइप को साथ साथ में डिस्कस कर लिया। मेरे हिसाब से दोनों को अलग ही डिस्कस करना चाहिए था, तो मैं अलग ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, आएंगे वही कंक्लूजन पे। अल्टीमेट टास्क क्या है? तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए। अब चाहे उसको पहले पढ़ा दो, बाद में पढ़ा दो, टॉपिक समझ में आना चाहिए, है ना। चलो, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ है हमारे। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताता हूँ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मतलब क्या है? डिफॉर्मिंग। स्ट्रेस मतलब डिफॉर्मिंग, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तभी क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। तो अब बेसिकली मैं आपको क्या बताने लग रहा हूँ? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मतलब टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका लॉन्जिट्यूडनल, एक होता है आपका वॉल्यूम, और एक होता है आपका शेयर। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। जब मैं स्ट्रेन आपको पढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन में भी 3 टाइप होंगे। कौन कौन सा? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन, ठीक, क्लियर है। अब क्या टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या? टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को चेंज करता है, शेप और साइज को चेंज करता है। अगर ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ जो ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। बस इतना आसान है ये। ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स बताओ जो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को चेंज कर दे, वॉल्यूम स्ट्रेस। बात समझ आई? ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स बताओ जो ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर दे, तो क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस। खत्म बात, यही है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? ऐसा स्ट्रेस यानी अपने दिमाग में चलना चाहिए क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो क्या करे? जो लेंथ को चेंज कर दे, लेंथ को चेंज कर दे, उसको क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा फिर? ऐसा स्ट्रेस जो वॉल्यूम को चेंज कर दे। शेयर स्ट्रेस मतलब ऐसा स्ट्रेस जो शेप को चेंज कर दे। कोई दिक्कत नहीं। अब स्ट्रेस जो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वॉल्यूम स्ट्रेस का भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और शेयर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर आगे जाके स्ट्रेन और स्ट्रेस को जोड़ करके मैं नई चीज़ बनाऊंगा जिसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा लेक्चर याद करवा के भेजूंगा मैं। ध्यान से सुनना बस, ठीक। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये लिख लो तुम लोग जल्दी से, फिर तीनों एक साथ में डिस्कस करूँगा। जल्दी से लिख लो बुक में या टेक्स्ट बुक में लिख, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। तो आपको ये बताया मैंने कि ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ को चेंज कर दे उसको क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। अच्छा, एक और चीज़, आपकी बुक में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का और एक नाम है, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक। लेंथ बढ़ेगी तो टेंसाइल बोला उसने, लेंथ कम भी तो हो सकती है। रॉड लो, उसकी लेंथ को कम कर दो तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। है वो क्या? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो लेंथ मैं ये ऐसे कैटेगराइज करता हूँ उसको हमेशा
लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है इसके दो टाइप है, ऐसे समझ लो, एक टेंसाइल है और एक क्या है, कंप्रेसिव है। बात समझ आई? मतलब क्या, लेंथ चेंज होगी तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लेंथ उसमें से अगर लेंथ बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, बढ़ेगी तो टेंसाइल स्ट्रेस, कम होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। भेजे में गया, मतलब वही है उसका, ठीक है ना। इसलिए इन जनरल पढ़ाता हूँ मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। चलो तो एक ही बात है। अब तीनों का फॉर्मूला देखेंगे क्या है। फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं आएगा और सवाल उसी पे आएंगे, ठीक है ना। एंट्रेंस में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट यही चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको उसके अंदर में, सेम ऐसे ही, बस न्यूमेरिकल ज़्यादा है जैसे होते हैं उसके अंदर। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस यानी टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, कुछ भी हो गया। इसमें डायग्राम को समझो या केस को समझो। वही क्या लिया अपन ने, वायर लिया, ये वायर वाले केस आएंगे जनरली। कभी कभी आपको बोल देंगे कि एक आदमी इतने इतने किलो का है तो उसकी फीमर बोन पे क्या करो, स्ट्रेस निकाल के बताओ, है ना, होगा ना। अरे इतने पोर्शन का वेट कहाँ जाएगा, बोन पे जाएगा। अब मेडिकल में एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं कि क्यों पढ़ने का फिजिक्स, इसलिए पढ़ने का, समझे, ठीक है ना। तो ये इतने वेट का कहाँ जाएगा, पूरा बोझ कहाँ जाएगा, लोड कहाँ जाएगा, बोन्स पे जाएगा। फीमर कौन सी बोन होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, यही होता है। तो आपको फीमर बोन पे निकालने बोलेगा कितना स्ट्रेस है, ये निकाल के बताओ। बात समझ आई? ऐसा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होगा, लेंथ चेंज करेगा। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब लॉन्जिट्यूडनल डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करेगा, शेप चेंज करेगा। ये कौन सा शेप चेंज करेगा, लेंथ चेंज करेगा। तो अगर यहाँ पर mg लगा दिया जाए तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, फोर्स अप्लाइड, क्योंकि मैंने क्या मान लिया है, इक्विलिब्रियम मान लिया। तो फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया, वही, यानी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है F अपॉन ए। फोर्स अप्लाइड इस केस में क्या है, mg अपॉन ये कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। बात समझिए, जनरल फॉर्मूला तो वही है, क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हर स्ट्रेस का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या, फोर्स अपॉन एरिया। सेकेंड केस, सेकेंड स्ट्रेस, सेकेंड क्या है हमारा, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस का जो आपका फॉर्मूला है वही, क्या फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, यही फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला यही, ठीक है ना। अब इसको समझना पड़ेगा, इसका क्या है, इसका कुछ ऐसा है सिनेरियो कि आपके पास क्या है, आपके पास जैसे एक स्टील का स्फीयर है। किसका स्फीयर है, स्टील का स्फीयर, ठीक है ना। इस स्टील के स्फीयर को आप क्या कर दो, या फिर ऐसे करो, ऐसा भी कर सकते हैं आप, कि आपने जो रबर के बलून्स होते हैं ना, वो बलून आपने लिया, आपने उसको पानी में डाल दिया। तो अगर उसको पानी में डालेंगे तो उसका जो डायमीटर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों ऐसा, पता है इसके बारे में? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ अभी। ऐसा होता है कि जैसे आप क्या करेंगे, अच्छा स्कूबा डाइविंग के बारे में पता है? स्कूबा डाइविंग क्या होती है? पानी में कूदते हैं, अंदर समुद्र में आके देखते हैं। क्या वो सब कर सकते हैं? क्या उसकी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग होती है। क्यों ट्रेनिंग होती है? क्यों ट्रेनिंग होती है? क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है। अगले साल एक चैप्टर पढ़ाऊँगा फ्लूइड्स, उसमें समझाऊँगा। अंदर प्रेशर ज़्यादा है, क्या आप पे अभी प्रेशर नहीं है? अब भी प्रेशर। जैसे आप अभी खड़े हो तो एयर आपको क्या कर रही है, हर जगह से दबा रही है, लेकिन आपको उस प्रेशर की आदत पड़ चुकी है तो आपको फील नहीं होता। जब आप पानी में कूदोगे तो एयर दबाएगी या वाटर? वाटर, तो वो भी एक प्रेशर है। बात समझ आई? उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, कुछ तो चेंजेस आएंगे, वॉल्यूम में कुछ तो चेंज आएगा, प्रेशर लगता है। जो लोगों को स्कूबा डाइविंग में या उस प्रेशर को हैंडल करने की आदत नहीं होती है, उन लोगों को नीचे नहीं भेजते, वो चकरा जाते हैं नीचे जाके। पता है इसके बारे में? नहीं। वो लोग, जिन लोगों को वो प्रेशर हैंडल करने की आदत नहीं होती, उन लोगों को नीचे नहीं भेजते, चक्कर आ जाती है उनको, प्रेशर नहीं झेल पाते। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक। तो एक मैं क्या करता हूँ, स्टील का स्फीयर लेता हूँ, उसको पानी में डाल देता हूँ। पानी में डालने से क्या होगा, चारों तरफ से क्या होगा, वाटर आकर के उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो उसके वॉल्यूम में थोड़ा सा तो चेंज आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये एक ऐसा स्ट्रेस के अंदर है जिसकी वजह से क्या चेंज हो गया, वॉल्यूम। यानी बेसिकली ये हुआ कि हमने क्या कर दिया, इसको कंप्रेस किया, और कंप्रेस करने की वजह से हमने क्या कर दिया, इसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया। बात समझ आई? इसका वॉल्यूम पहले क्या था, इसका वॉल्यूम पहले v था। कितना था वॉल्यूम? v। अब कितना हो गया, पहले v था, अब हो गया v माइनस डी। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स था जिसने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को चेंज कर दिया। बात समझ आई? तो ये कौन सा स्ट्रेस के अंडर है, वॉल्यूम स्ट्रेस के अंदर है। बात समझ आई? ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या होगा प्रेशर, अगर ये पहले जो भी था इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू क्या है, फोर्स। तो फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रेशर इंटू एरिया, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, ये हो गया पी। बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेस है वो किसके बराबर आया, प्रेशर। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था या कम था, कम था, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डीपी, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या ऐसा हो गया कि पानी में डालने से बिल्कुल पिचक गया वो? नहीं। तो एयर के कंपैरिजन में उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्या? नहीं, थोड़ा ज़्यादा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, इस वजह से क्या लिख देते हैं, डीपी। मेरे में जा रही बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो ऑब्जेक्ट के क्या करे, वॉल्यूम को चेंज कर दे, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस। बात समझ आई। तीसरा क्या है, शियर स्ट्रेस। अभी मैं आपको समझाता हूँ शियर स्ट्रेस क्या है। ठीक है, सबको समझा है, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, चेक कर लो, नोट्स में है, नोट्स में है, सबको समझा है ये? ठीक है ना। चलो, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन प्रेशर देन बॉडी इज कंप्रेस्ड, दस द वॉल्यूम ऑफ बॉडी चेंजेस। इस वजह से बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस। अब तीसरे स्ट्रेस पे चलता हूँ मैं। तीसरा स्ट्रेस क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस कह दो, एक ही बात है, शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो ऑब्जेक्ट के क्या कर दे, शेप को चेंज कर दे। अब जनरली ऐसा होता तो जैसे हम लोग क्या करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसको इमेजिन करना है तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, आपने कैंडी खाई होगी फलेरो, है ना, हाँ, तो कैसे जेली लाइक होती है वो, क्या कर दो, उसके नीचे वाले सरफेस पे क्या कर दो, ग्लू लगा दो, उसको चिपका दो, चिपक गया। चिपकने के बाद क्या करो, ऊपर वाले सरफेस पे ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, तो ऐसे आगे बढ़ेगा वो, ऐसे कुछ होगा, देखो ऐसे कुछ होगा, ऐसे था फॉर एग्जांपल, उसमें तुमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ही होगा। बात समझ आई? ठीक है ना। तो वैसे ही है, सॉलिड को हमने क्या कर दिया, ऐसे नीचे की तरफ से वो फिक्स है, ऊपर की तरफ से क्या लगा, फोर्स लगा, तो ऐसे थोड़ा सा मुड़ेगा तो कुछ एंगल थीटा से मुड़ेगा, थीटा बहुत कम होगा। और सर प्रैक्टिकल एग्जांपल तो देता हूँ मैं, बड़ी सी बिल्डिंग, ये बड़ी बिल्डिंग 4 माले की, ऊपर से क्या लगेगा, एयर, टेंजेंशियल फोर्स, तो बिल्डिंग भी तो थोड़ी टिल्ट होती होगी, हाँ ना, थोड़ा तो बिल्डिंग भी तो टिल्ट होती होगी, होती होगी, तुमको नहीं नज़र आ रहा है लेकिन होती है, उस हिसाब से बनाया जाता है उसको। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, उस हिसाब से बनाया जाता है। ये सब बिल्डिंग में तुम उतरते हो, होल्स होते हैं बिल्डिंग में, ये ऐसे फ्लोर के बीच में होल्स होते हैं ताकि हवा पास हो जाए, वरना वो बिल्डिंग को तोड़ के नहीं गिरा देगा नीचे। बात समझ आई, ये सब सोच के बनाया जाता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। चलो ठीक है, तो वो पंचायत करने के लिए नहीं होता वो ये उधर देख लो, पंचायत इसलिए नहीं है वो, ताकि हवा निकले बाहर, इस वजह से लगाते हो। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस जो है, ये यहाँ पर एफ फोर्स लगा, उसकी वजह से सॉलिड के नीचे वाले पार्ट अगर फिक्स है, ऊपर वाले पार्ट पे अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए तो ये क्या करेगा, थोड़ा से थीटा से मुड़ जाएगा। तो अगर ये थीटा से मुड़ा तो ये भी थीटा से मुड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ एक्स डिस्प्लेस हो गया। मैं समझाने के लिए बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत कम होता है, जैसे बिल्डिंग वाले केस में बताया आपको, बहुत कम होता है। ठीक है ना। अब क्या, इसकी हाइट क्या है, एच है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन इस केस में क्या बोलूँगा मैं, टेंजेंशियल फोर्स है, तो फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स अपॉन क्या लिखूँगा मैं, एरिया। यहाँ तक बात समझ आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना, मुझे थीटा निकालना है, वैसे वो आगे काम आएगा, अभी फ़िलहाल इतना ही स्ट्रेन में काम आएगा वो। यहाँ तक समझ आया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो सॉलिड लिया, नीचे के पार्ट को फिक्स कर दिया, ऊपर के पार्ट पे क्या लगाया, टेंजेंशियल फोर्स, उसके वजह से क्या होगा, उसका शेप चेंज हो गया। कैसे शेप चेंज हुआ, थीटा से वो मुड़ गया। बात समझ आई? फॉर्मूला में वही लिख रहा हूँ, फोर्स अपॉन एरिया, बस यहाँ पर कैसा फोर्स था, टेंजेंशियल। न्यूमेरिकल में ये वर्ड आएगा टेंजेंशियल फोर्स, इसीलिए लिखा है मैंने, ताकि कंफ्यूज ना हो वहाँ पर। तो समझ आई बात? ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। स्ट्रेस के 3 टाइप हो गए। तो मुझे बताओ स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन स्ट्रेस कब लगेगा, जब डिफॉर्मिंग फोर्स आएगा। तो स्ट्रेस का बेसिक मतलब क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है ना। 3 टाइप के डिफॉर्मिंग फोर्स है, कौन कौन सा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। बात समझ आई? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या करेगा, लेंथ चेंज कर देगा, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, बढ़ गया तो टेंसाइल स्ट्रेस, कम हो गया तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। बात समझ आई? वॉल्यूम स्ट्रेस क्या करेगा, वॉल्यूम को चेंज कर देगा। बात समझ आई? शेयर स्ट्रेस क्या करेगा, शेप को चेंज कर देगा। तीनों का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया।
बस अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करके मैंने लिखा, वरना फॉर्मूला वही लिखा है मैंने। क्या? फोर्स अपॉन एरिया। पहले केस में क्या आया जो हमने एग्जांपल लिया था, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। दूसरे केस में क्या आया, dp, चेंज इन प्रेशर, ठीक है ना। और तीसरे केस में क्या आया, तीसरे केस में आया आपका टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया। बेटे में गया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, स्ट्रेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्ट्रेन। आइए स्ट्रेन पे चर्चा करते हैं। पहले आपने कॉपी कर लिया इसको, वैसे नोट्स में है शायद। आइए अब जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेन क्या चीज़ है। स्ट्रेन, मेरी बात को ध्यान से समझो। आप ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या आएगा, इलास्टिक बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। तो डिफॉर्मेशन कितना आया ये मेजर तो करना पड़ेगा ना। मैंने ऐसे रबर बैंड लिया, एक एंड से फिक्स किया, इसको ऐसे फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन आया। दूसरे टाइम पे ऐसे फोर्स लगाया, फिर से डिफॉर्मेशन आया। तो मैं बोलूँगा पहले केस में भी डिफॉर्मेशन है, दूसरे केस में भी क्या है, डिफॉर्मेशन है। लेकिन क्या मैं इसको मेजर कर पाया, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट, तो मेजर करना पड़ेगा ना भाई। तो मेजर कैसे करेंगे, डिफॉर्मेशन को मेजर कैसे करेंगे, स्ट्रेन की हेल्प से। बात समझ आई। तो स्ट्रेन क्या है, इट्स अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। बात समझ आई। स्ट्रेन क्या करेगा, कितना डिफॉर्मेशन हुआ उसको मेजर करेगा। बात समझ आई। तो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उससे क्या आया, डिफॉर्मेशन। तो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो क्या डेवलप हो गया, स्ट्रेस। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को किससे नापेंगे, स्ट्रेस से। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसके अंदर क्या आ गया, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को किससे नापेंगे, स्ट्रेन से। बात समझ आई। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को नापने का पैरामीटर स्ट्रेस है और डिफॉर्मेशन को नापने का पैरामीटर स्ट्रेन है। तो साइंटिस्ट डिफॉर्मिंग फोर्स और डिफॉर्मेशन पे बात नहीं करता है, वो इलास्टिसिटी में नए टर्म्स लेकर के आएगा। बोलेगा अगर आपको डिफॉर्मिंग फोर्स को मेजर करना है तो क्या मेजर करो, स्ट्रेस को मेजर करो। अगर आपको डिफॉर्मेशन मेजर करना है तो क्या मेजर करो, स्ट्रेन मेजर करो। बेटे में गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन मेजर्स, क्या मेजर करता है, मेजर्स डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन क्या मेजर करता है, डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन का फॉर्मूला याद रखना। स्ट्रेस का जनरल फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। हर केस में सेम फॉर्मूला यूज किया। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला पता था तो आपने सभी केसेस में स्ट्रेस लिख लिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है तो सभी केसेस में आप क्या लिख लेंगे, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के भी 3 टाइप बनेंगे, जैसे स्ट्रेस के 3 टाइप बने। स्ट्रेन के 3 टाइप क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन या शियरिंग स्ट्रेन। अच्छा, वॉल्यूम स्ट्रेस तो एक तो हम लोग ने बोला। वॉल्यूम स्ट्रेस का और एक नाम आपके टेक्स्ट बुक में है, उसका नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या नाम है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो स्ट्रेन के 3 टाइप है बच्चों, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। समझ आया, एक एक करके सबको लिखेंगे अभी, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। अब आगे चलते हैं, सीधा मैं आपको स्ट्रेन के टाइप्स का फॉर्मूला समझाता हूँ हर एक केस में। तो सबसे पहला स्ट्रेन कौन सा है, तो सबसे पहला स्ट्रेन है हमारा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। कौन सा है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ऐसे हमारे पास रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर हमारे पास वायर है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। mg नीचे लगेगा तो वो क्या है, अप्लाइड फोर्स। उसके वजह से वायर क्या होगा, स्ट्रेच होगा। वायर की ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल L, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, कैपिटल L। ये mg लगने के बाद ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। इसका जो चेंज इन लेंथ आया वो मैं बोलता हूँ स्मॉल l। क्या बोल देता हूँ, स्मॉल l। बस डेल्टा एल भी बोल सकते हैं, कुछ किताबें में वो होता है, स्मॉल एल बोल देता हूँ। तो स्मॉल एल क्या है, चेंज इन लेंथ। कैपिटल एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। और ये क्या है, चेंज इन लेंथ, यानी इतना लेंथ में क्या आया, चेंज आया। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आया, वेरी गुड। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला बताओ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। या कौन सा डायमेंशन जो रहा है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम, क्या चेंज हो रहा है, लेंथ। चेंज इन डायमेंशन कितना है, स्मॉल एल। ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, बेसिक फॉर्मूला याद है, अपने आप फॉर्मूला लिख दोगे तुम। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, कितना चेंज आया लेंथ में, स्मॉल एल।
ओरिजिनल क्या था, कैपिटल, खत्म हो गया फॉर्मूला। स्ट्रेन का कोई यूनिट बनेगा? लेंथ का क्या होता है, न्यूटन, मीटर, इसका भी क्या होगा, मीटर, मीटर मीटर कैंसिल। हाँ बोल रहे गधा। ठीक है, उसके बाद क्या, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन बताओ जल्दी क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को डीवी लिख देते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, वी। कौन सा केस है भाई, स्फीयर वाला केस। सेम वही केस रिपीट कर रहा हूँ। वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डीवी का चेंज आया। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, वी था। बात समझ आए? कुछ किताबें यहाँ माइनस लिख देती हैं क्योंकि वॉल्यूम में कमी आ गई, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्लस लिख देंगे। हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फॉर्मूले में या क्वेश्चन जैसा आएगा उसमें अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना, चलो भाई। तीसरा चीज़ लॉन्जी, अब क्या लिखेंगे, शेयर स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन, जो बोलना है बोलो। ठीक है ना, चलो भाई, अब इसको समझना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना अभी। शेयर स्ट्रेन क्या मेजर करता है, शेप में कितना डिफॉर्मेशन आया। शेयर स्ट्रेस लगेगा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। यानी बेसिकली आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ये जो आपने केस लिया था, इस केस के अंदर आपने इसको ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगा करके आपने क्या कर दिया, इसको मोड़ा। मुड़ गया ना ये थोड़ा सा, जैसे आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, मुड़ गया। कितना मुड़ा ये, थीटा मुड़ा। कितना मुड़ा, थीटा मुड़ा। तो आप ये पता करोगे उसके शेप में कितना चेंज आया, यही पता करोगे। कैसे पता करोगे, आपने फोर्स लगाया, उसकी वजह से ये ऐसे टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया यानी मुड़ गया। कितना मुड़ा, तो आप बोलोगे थीटा से मेजर कर सकते हैं। तो हम शेयरिंग स्ट्रेन को कैसे मेजर करते हैं, थीटा से। कैसे मेजर करते हैं, थीटा से। बात समझ आई? ठीक है ना। तो आपने शेयर स्ट्रेस लगाया, वो मुड़ा। कितना मुड़ा, थीटा मुड़ा। कितना मुड़ा, थीटा मुड़ा। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन क्या आएगा, थीटा। बात समझ आई? ध्यान से सुनो, ये थीटा, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एच, ये डिस्टेंस को क्या ले लिया, एक्स, ये इसको क्या बोल लिया, एच। मेरे को पता है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, और थीटा जब बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा बताओ जल्दी से, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, एक्स है, एडजेसेंट क्या है, एच है। देयरफॉर शेयर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स अपॉन एच या फिर थीटा, दोनों ही फॉर्मूला उसका। मैच हो गया बुक से, कोई दिक्कत नहीं, सारे पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है ना, चलो भाई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बेसिकली ऐसा भी लिखा होता है कभी कभी किताब में कि फिक्स लेयर से कितना डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय फिक्स लेयर से कितना डिस्टेंस है। लेटरली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाय फिक्स लेयर से कितना डिस्टेंस है। वही है ना, एक्स अपॉन एच, वही बात है, वही फॉर्मूला है। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट बुक चेक कर लो एक बार, सीधा उसने वही लिखा है, tan थीटा थीटा। बात समझ आई? डेल्टा एल मतलब वही चेंज इन लेंथ, अपॉन एल मतलब ओरिजिनल लेंथ। बात समझ आई? यही मतलब उसको, सिंपल है। ठीक है ना, चलो इस तरीके से देख लो, चेक कर लो। ये डायग्राम है, उसमें डेल्टा एल देखो ऊपर है, मैंने जो एक्स लिखा है वो डेल्टा एल लिखा हुआ है, और जो यहाँ पर एच मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, स्मॉल एल। वही बात है, बात समझ आई? वही चीज़ है। ठीक है ना, चलो यहाँ तक समझ में आता है। मैंने नोटेशन इसलिए चेंज की है क्योंकि फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कहाँ पर, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ में, उसमें भी एल डेल्टा एल यूज़ किया हुआ अपन ने। बात समझ आई? इस वजह से नोटेशन चेंज किया। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। आज तो इलास्टिसिटी हिस्सा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। शायद लास्ट में एक पार्ट बचेगा, नहीं एक डेरिवेशन शायद रह जाएगा, फ्रिक्शन अभी देखते हैं। चलो रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन आओ। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ा हम लोगों ने, रिजिड बॉडी। क्या होती है रिजिड बॉडी, जिसका शेप और साइज सेम नहीं होता, कितना भी फोर्स लगा दे। ठीक है ना, उसके बाद क्या पढ़ा, डिफॉर्मिंग फोर्स, एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो क्या करे, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर दे। ठीक है, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट का जो शेप और साइज चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it regains its original dimensions after the removal of deforming force। बात समझ आई? Plasticity, it's a property of material body by virtue of which the body does not regain its original dimension after removal of deforming force। Stress क्या चीज़ है, strain क्या चीज़ है? Stress क्या है? Deforming force तुम्हारे समझने के लिए बुक एग्जाम में क्या लिखोगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और इक्विलिब्रियम में अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, इन जनरल फोर्स अपॉन एरिया।
स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मिंग फोर्स कितना है कैसे मेजर करेंगे? स्ट्रेस से। डिफॉर्मेशन कितना है कैसे मेजर करेंगे? स्ट्रेन से। बात समझ आई? कितने टाइप के स्ट्रेस? कौन कौन से? लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूम। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस है? एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो लेंथ चेंज कर दे उसको क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो वॉल्यूम चेंज कर दे तो क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेस। एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो शेप चेंज कर दे उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। जब लेंथ चेंज होगी तो उसके अंदर कौन सा स्ट्रेन आएगा? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस लगेगा तो कौन सा स्ट्रेन आएगा? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस लगेगा तो वॉल्यूम स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस लगेगा तो शियर स्ट्रेन। बात समझ आई? फॉर्मूला बताओ तीनों का। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, हमारे केस में वो वायर वाले केस में mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। सेकेंड केस में वॉल्यूम का चेंज इन प्रेशर dp। थर्ड टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। समझे? स्ट्रेन का फॉर्मूला बताओ जल्दी। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, उस हिसाब से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेस का चेंज इन वाला अपॉन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयर स्ट्रेस का थीटा, थीटा मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब एक्स अपॉन एच। एक्स मतलब क्या? कितना डिस्प्लेसमेंट आगे गया। एच मतलब क्या? कितनी हाइट है, मतलब फिक्स लेयर से कितनी हाइट है उसकी। ठीक है ना? चलो यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड, चैप्टर याद हो गया, बहुत अच्छा। अब बचा आगे जा करके इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट समझाता हूँ, हुक्स लॉ समझाता हूँ। बच्चों को लगता है हुक्स लॉ क्या बड़ी बात कर रहा है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या बड़ी बात कर रहा है वो देखो। चलो अभी हुक्स लॉ पढ़ना है। हुक्स लॉ जो है इसको समझते हैं। तो हुक्स लॉ को समझने से पहले इलास्टिक लिमिट समझना पड़ेगा। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो। जो पेन की स्प्रिंग होती है, खटखट वाली पेन की स्प्रिंग, उस स्प्रिंग को आप निकालो, उस पर आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो क्या होगा? वापस चले जाएगा। यानी बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन होगा, ऐसे ही होगा। थोड़ा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगा, थोड़ा ज़्यादा डिफॉर्मेशन फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ से ये बात समझ में आती है कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे भी बोल सकते हो डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। एक ही बात है। मतलब ये कि जितना ज़्यादा आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या आएगा? सिंपल लॉजिक है। स्प्रिंग को थोड़ा खींचोगे थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगा, ज़्यादा खींचोगे ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, वो छोटी सी स्प्रिंग होती है ना, उसको एक एंड से पकड़ा, दूसरे एंड से पकड़ के तो खींच दिया मैंने, इसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया। वापस जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा वो वापस। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हर इलास्टिक मटेरियल की एक इलास्टिक लिमिट होती है। फतेन क्या मतलब है उसका? इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि अगर आपने उस लिमिट से ज़्यादा उस पर स्ट्रेस लगाया तो उसके बाद वो उसके ओरिजिनल डायमेंशन पे रिटर्न। रबर को भी आप खींच करके देखो, रबर बैंड होता है, पकड़ खींचो, उसके बाद क्या कर दो? छोड़ दो। बहुत ज़्यादा खींचने के बाद नहीं जाएगा। एक आप बोलेंगे टूट जाएगा, तो ऐसे लंबा सा हो गया ना, उसको पकड़ के खींच लो, उसके बाद छोड़ दो, उसके अंदर परमानेंट सेट बन जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब हर इलास्टिक मटेरियल की क्या होती है? इलास्टिक लिमिट होती है। क्या होती है? इलास्टिक लिमिट। उससे ज़्यादा अगर उस पर स्ट्रेस लगाया तो वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे वापस नहीं जाएगा, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन नहीं करेगा। तो इलास्टिक लिमिट वही स्ट्रेस है जहाँ तक वो क्या कर सकता है? अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को रिगेन कर सकता है। उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाया तो वो रिगेन नहीं कर पाएगा। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या? वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जहाँ तक आप उसको खींचो तब तक वो क्या करेगा? डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वो अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को रिगेन कर लेगा। उससे ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो उसको रिगेन नहीं कर पाएगा। उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक। अब मैंने आपको ये बताया कि जितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स उतना ज़्यादा क्या है? डिफॉर्मेशन। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स को मेजर करने का पैरामीटर क्या है? स्ट्रेस है। और डिफॉर्मेशन को मेजर करने का पैरामीटर क्या है? स्ट्रेन है। तो यही तो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर बात करने का, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर हम लोगों ने स्ट्रेस उतना नहीं लगाया, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेस है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये
इलास्टिक लिमिट है, मतलब मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं 10। तो 10 से कम जब तक आप स्ट्रेस लगाओगे उस पर, तब तक क्या होगा, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। 1 का स्ट्रेस 1 का स्ट्रेन, 5 का स्ट्रेस 5 का स्ट्रेन, 8 का स्ट्रेस 8 का स्ट्रेन। 10 के ऊपर जाएंगे तो फिर वैलिड नहीं होगा। समझ आ रहा है? 9 का स्ट्रेस 9 का स्ट्रेन, 10 का स्ट्रेस 10 का स्ट्रेन, 11 का स्ट्रेस 11 तुमने स्ट्रेस लगा, 10 ही लिमिट थी, 11 तुमने स्ट्रेस लगा दिया, स्ट्रेन 15 हो गया। अब लीनियर नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। कम स्ट्रेस पे फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। 1 का स्ट्रेस 1 का स्ट्रेन, 5 का स्ट्रेस 5 का स्ट्रेन, 8 का स्ट्रेस 8 का स्ट्रेन, 9 का स्ट्रेस 9 का स्ट्रेन, 10 का स्ट्रेस 10 का स्ट्रेन, 11 का स्ट्रेस 15 का स्ट्रेन। नॉन लीनियर हो गया। बात समझ आई? तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ आई? मतलब जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा स्ट्रेन, ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेन। कब तक? इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। इलास्टिक लिमिट के बाद थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेन। अब समझ आया? वापस से, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा स्ट्रेन, ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के बाद थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेन। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। तो हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप फिर बच्चे को लगता है सर क्या बड़ी बात की है इसने, वही तो बताया, तो सबको पता है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिफॉर्मेशन। उसी को कंक्लूड करके ये टेक्निकल भाषा में लिख दिया उसने। जितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। यानी जितना स्ट्रेस होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रेन होगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या है लॉ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया। ये आगे क्या करता है वो बताता हूँ मैं। देयरफॉर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी, यहाँ आएगा कैपिटल M इंटू स्ट्रेन। देयरफॉर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कैपिटल M, और कैपिटल M होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है वो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस और कोएफिशिएंट का मतलब क्या बताया था मैंने, मेजर। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। आप कैसे मेजर करोगे कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है स्टील? आपने थ्योरेटिकली तो कैसे ऐसे बता दिया, लेकिन आप उसको फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजर करके भी तो बताना पड़ेगा ना। तो इलास्टिसिटी को मेजर कैसे करेंगे, ये बताया हुक ने। उसने इलास्टिसिटी को मेजर करने का फॉर्मूला दिया, ये बड़ा काम किया उसने। बच्चों को लगता है क्या बड़ा काम किया, अरे ये इतना बड़ा काम किया उसने। उसने बताया कि अगर आपको दो सब्सटेंस की इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। मॉड्यूलस के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है। बात समझ आई? ब्रिज बनाते टाइम भी क्या करना पड़ता है, इलास्टिसिटी मेजर करना पड़ता है। ब्रिज भी इलास्टिक होता है, ब्रिज भी डोलता है, पता है। सीमेंट का ब्रिज बोल रहा हूँ मैं, उसमें भी थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस होते हैं, वो सब कंसिडर करना पड़ता है, समझे? वरना तो हवा की वजह से टूट जाएंगे वो। फिर चलो भाई, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। हवा है जो उसके ऊपर गाड़ियाँ जा रही है, वो सब लोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। चलो यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हुक्स लॉ आपके पेपर में आ सकता है, एक इंपॉर्टेंट लॉ है। हुक्स लॉ क्या कहता है, आसान भाषा में स्टेटमेंट क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बात समझ आई? विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या मतलब, थोड़े स्ट्रेस पे थोड़ा स्ट्रेन, ज़्यादा स्ट्रेस पे ज़्यादा स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट के बाद थोड़े स्ट्रेस पे ज़्यादा स्ट्रेन। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब जैसे हम लोग ने पढ़ा स्ट्रेस के 3 टाइप, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेन के 3 टाइप, बिल्कुल वैसे ही मॉड्यूलस के भी 3 टाइप। मॉड्यूलस मतलब क्या, मेजर। तो एक मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक इलास्टिसिटी क्या करेगी, लेंथ की इलास्टिसिटी, एक मॉड्यूलस क्या करेगा, लेंथ की इलास्टिसिटी मेजर करेगा। एक मॉड्यूलस क्या करेगा, वॉल्यूम की इलास्टिसिटी मेजर करेगा। एक मॉड्यूलस क्या करेगा, शेप की इलास्टिसिटी मेजर करेगा। बात समझ आई? पहले मॉड्यूलस का नाम है यंग्स मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं उसको, यंग्स मॉड्यूलस। दूसरे मॉड्यूलस का नाम है बल्क मॉड्यूलस। तीसरे मॉड्यूलस का नाम है शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बात समझ आई? तीनों उसके नाम, दोनों उसके नाम, शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ तक सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं। रिविजन करते हैं। क्या पढ़ा सबसे पहले, क्या होती है रिजिड बॉडी, कितना भी फोर्स लगाओ शेप साइज चेंज नहीं होता। प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी होती है, रियलिटी में होती क्या, नहीं होती। उसके बाद क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है,
ऐसा फोर्स जो क्या करे, बॉडी का शेप और साइज चेंज कर दे। डिफॉर्मेशन मतलब क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से जो शेप और साइज चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन याद करो, इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it regains its original shape और size after the removal of deforming force। याद करना है ये, कल के लेक्चर में जो जो पढ़ाया हूँ सब डेफिनेशन रट्टा मार के आना है। बात समझ आई। प्लास्टिसिटी क्या है, जिसके वजह से ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन नहीं करेगा। उसके बाद क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, इन जनरल फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस के 3 टाइप, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, shear स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, shear स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन हमारे जो केसेस हमने देखे उसमें क्या है, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर dp, और लास्ट केस में क्या है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कितने टाइप के, कौन कौन सा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और आपका shear स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, shear वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, dv बाई v। और उसके बाद लास्ट में क्या है हमारा आपका थीटा। थीटा मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब x अपॉन h। समझा, वेरी गुड। इसके बाद आपको अभी मैंने क्या पढ़ाया, सबसे पहले इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। और हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझा, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या करेगा, इलास्टिसिटी को मेजर करेगा। तो अगर आपको पता करना है कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा इलास्टिक है तो आप क्या मेजर करोगे, आप उस पर स्ट्रेस लगाओगे और उसका स्ट्रेन देखोगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करोगे, पता लग जाएगा उसकी इलास्टिसिटी क्या है। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मॉडुलस के 3 टाइप, वो 3 आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। चलो नोट्स में आपको मिलेगा इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में। 3 इलास्टिक मॉडुलस है, 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट है। उसमें चौथी चीज़ आएगी पॉइजन्स रेशियो। अभी मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अभी मैं पहले क्या समझा रहा हूँ आपको, इलास्टिक मॉडुलस। मॉड्यूलाई, ठीक है ना। चलो मॉडुलस का प्लूरल फॉर्म मॉड्यूलाई। सबसे पहला यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मेजर्स, क्या मेजर करता है बताओगे, मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, लेंथ की इलास्टिसिटी को क्या करता है, मेजर करता है। कौन, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का सिंबल कैपिटल Y। फॉर्मूला, मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ जल्दी से पहले। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कुछ रटना नहीं है, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। यंग्स मॉडुलस किसकी इलास्टिसिटी मेजर करता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पहले मॉडुलस है ना, ये मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब मुझे बताओ लेंथ वाला स्ट्रेस कौन सा होता है, लॉन्जिट्यूडिनल होता है। अरे लेंथ वाला स्ट्रेस कौन सा है, वो स्ट्रेस जो लेंथ को चेंज कर दे, कौन सा है वो, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। और वो स्ट्रेन जो लेंथ की वजह से आता है वो क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन सा आएगा फिर बताओ, बल्क मॉडुलस। क्या आएगा, बल्क मॉडुलस। अभी फॉर्मूले पे आऊँगा मैं आगे, पहले इसकी बात करते हैं। बल्क मॉडुलस ये क्या मेजर करता है, बोलो, मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की इलास्टिसिटी को क्या करता है, मेजर करता है। अब बताओ क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं यहाँ पर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्योंकि मॉडुलस है, लेकिन कौन सा स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। समझा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला बता दो अभी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ। अरे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। खत्म, यही है, ठीक है ना। चलो भाई, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला स्मॉल एल बाय कैपिटल ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। क्या होता है ये, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। समझा, एफ इंटू कैपिटल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, ऐसे याद रहता है मुझे ये, ठीक है। इसके बाद बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, डीपी। वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, वी डी पी बाय वी।
वी डी पी बाई डी वी। समझा? कोई दिक्कत नहीं। समझ आया क्या किया है मैंने? क्या रटने की ज़रूरत है इसको? नहीं, खुद ब खुद निकाल लोगे तुम, ठीक है ना। अब मुझे जल्दी से बताओ शेयर मॉडुलस का क्या लिखूंगा मैं, खुद से बता सकते हो? शेयर मॉडुलस का फॉर्म, शेयर मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और एक बात, बल्क मॉडुलस का सिंबल क्या है? के। शेयर मॉडुलस का सिंबल क्या है? ईटा। क्या ये ईटा बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? ईटा। इट मेजर्स इलास्टिसिटी, इट मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ शेप। इट मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ शेप। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? बोलो। शेयर स्ट्रेस अपॉन क्या आएगा? शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस बताओ क्या है? एफ अपॉन ए। शेयर स्ट्रेन क्या है? थीटा। तो एफ अपॉन क्या होगा? ए थीटा। एफ अपॉन ए थीटा क्या होगा? एक्स अपॉन एच ईटा। ये आ गया। समझा? थीटा की जगह क्या लिखा मैंने? एक्स अपॉन एच। फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो एफ एच अपॉन ए इंटू एक्स। समझा? कोई दिक्कत नहीं। आपने इस चैप्टर का समझ लो 60% पार्ट कर लिया है। 60% चैप्टर यहीं तक का है, ठीक है ना। चलो भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी में यहीं तक था, आगे तो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, स्ट्रेस से रिवाइज करते हैं, है ना। स्ट्रेस कितने टाइप के? कौन कौन सा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। और अब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडिनल, एक साथ तीनों को पढ़ते हैं। बात समझ आई? वापस से, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। यंग्स मॉडुलस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, एफ अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, तो एफ अपॉन ए इंटू कैपिटल एल बाय स्मॉल एल। खत्म फॉर्मूला। समझा? उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, डीपी चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम स्ट्रेन डीवी अपॉन वी। बल्क मॉडुलस वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, डीपी अपॉन डीवी बाय वी, यानी वी डीपी बाय डी। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझे? उसके बाद तीसरा क्या है? वो शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेन थीटा, थीटा मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब क्या? एक्स अपॉन एच। खत्म। उसके बाद बताओ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी शेयर मॉडुलस, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, यानी एफ अपॉन ए अपॉन थीटा। तो एफ ए को पुश करेगा, ए इंटू थीटा हो जाएगा, तो एफ अपॉन ए थीटा, थीटा क्या होता है? एक्स अपॉन एच, तो एफ इंटू एच अपॉन ए इंटू एक्स। खत्म। समझे? 60% चैप्टर याद हो गया तुम्हें। समझ आया? वेरी गुड, ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अपनी बुक में लिख लो उसको एक बार जल्दी से, एक मिनट। वो भी लिख सकते हैं अगर सिर्फ ग्रेविटी है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है मैंने आपसे कहा कि 3 इलास्टिक मॉडुलस है और टोटल मिला के 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इलास्टिक मॉडुलस कौन है? वाई है, के है और ईटा है ना। तो उसको, इस बात को समझो भी। इलास्टिक मॉडुलस कौन है? वाई है, के है, ईटा है। और इलास्टिक कांस्टेंट जो है, ये बात नहीं करो, इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो है वाई, के, ईटा और आपका सिग्मा। बुक में नोटेशन क्या है? सिग्मा या रो? चेक कर लो। सिग्मा। आपकी टेक्स्ट बुक में नोटेशन क्या है? सिग्मा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इलास्टिक कांस्टेंट, अरे ध्यान दो यहाँ पर, इलास्टिक कांस्टेंट ये तीनों तो हैं, उसके साथ में एक और चीज़ जुड़ गई तो उन चारों को बोलेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स। लेकिन इलास्टिक मॉडुलस सिर्फ 3 है। अब ऐसा क्यों है? ये बेचारे को क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया गया? अभी मैं आपको रीज़न समझाता हूँ उसका, ठीक है। यहाँ तक समझ आया है? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ओके। चलो तो ध्यान रखना है। अब ये सिग्मा को क्यों छोड़ दिया? सिग्मा इज़ पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन नहीं, क्या? पॉइजन्स रेशियो, ठीक है ना। तो पॉइजन्स रेशियो वो क्या है? आपका सिग्मा। जो पॉइजन्स रेशियो है, सिग्मा जो है, ये बेसिकली क्या है? इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमारा वही रिजिडेंट लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या, ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नीचे यहाँ पर लगा दिए mg, लगा दिए mg। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये नीचे की तरफ क्या होगा? स्ट्रेच हो जाएगा। अगर ये वायर नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा तो डेफिनेटली इसकी लेंथ बढ़ेगी, उसका डायमीटर बढ़ेगा कि कम हो जाएगा?
कम हो जाएगा। अगर आपने एक रबर बैंड को पकड़ के खींचा है, बहुत खींचा है, तो या थोड़ा भी खींचोगे समझ में आ जाता है कि इसकी लेंथ बढ़ती है तो उसके डायमीटर कम हो जाता है, पतला हो जाता है ना वो। यही फंडा है, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो तो बेसिकली ये जब ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा तो खींचने पे क्या होगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी मेजर करते हैं। अब इसमें तो दो स्ट्रेन आ रहे हैं, एक कौन सा स्ट्रेन आ रहा है, लेटरल स्ट्रेन, इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिग्मा जो है वो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का रेशो है, समझे। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन है ना, इस वजह से इसको मॉड्यूलस वाले ग्रुप में नहीं लेते। अब समझे, क्योंकि मॉड्यूलस वाले ग्रुप में आने के लिए क्वालिफाइंग फार्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका तो फार्मूला ही अलग है, इस वजह से उसको मॉड्यूलस वाले फॉर्मूले में नहीं लेते, इलास्टिक मॉड्यूलस में नहीं आते। बात समझ आई, ठीक है ना। तो सिग्मा जो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। पूछरा लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब लेटरल स्ट्रेन होगा तो बताओ उसका डायमीटर ही तो चेंज हो रहा है ना, पतला हो रहा है तो क्या हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेन का मतलब लेटरल को कैसे मेजर करेंगे, डायमीटर से, है ना, डायमीटर से। और लॉन्जिट्यूडनल को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ से, है ना। अब स्ट्रेन मतलब क्या, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बात समझ आई। इस तरीके से आप बताओ जल्दी से क्या होगा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, चेंज इन डायमीटर को स्मॉल डी और ओरिजिनल डायमीटर को कैपिटल डी। बात समझ आई। अब बताओ क्या होगा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, क्या होगा, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। समझे, ये है आपका पॉइजन्स रेशियो, समझा। इसका फॉर्मूला, इसका वो बताओ, यूनिट बताओ। यूनिटलेस क्यों, अरे स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन का ही कोई यूनिट नहीं होता है, तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशंस भी कुछ नहीं। और ये भी कैसी है, टेंसर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, टेंसर। समझ आया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ तक समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको क्लियर है एकदम। चलो भाई यहाँ समझ में आ गया, ये लिख लो अपनी बुक में पॉइजन्स रेशियो। कभी कभी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सिग्मा का फॉर्मूला स्ट्रेन है, तो बच्चे कभी कभी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन कर देते हैं, नहीं करना है ऐसा। जो लेट आएगा वो पहले बैठेगा, वो आगे बैठेगा। मतलब क्या समझाता हूँ, जो पहले आता है वो तो पीछे बैठता है ना, और जो लेट आता है वो आगे बैठता है ना। अब समझ आ गया। तो जो लेट आएगा वो पहले आगे बैठेगा, बात समझ आई, तो उसको ऊपर लिखना। बात समझ आई, याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। चलो भाई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 103 नोट्स में एंडिंग में दिया है सॉल्व एग्जाम्पल और अनसॉल्व एक्सरसाइज सब ऐड किया हुआ है नोट्स के अंदर मैंने, ठीक है ना। 103 पे देख लो टेक्स्ट बुक के। चलो, a brass wire of length 4.5 meter with cross section area 3 into 10 to -5 meter square and a copper wire of length 5 meter with cross section area 4 into 10 to -5 meter square are stretched by the same load। दोनों पे क्या लग रहा है, सेम लोड लग रहा है। लोड का मतलब फोर्स होता है, ये हो गया फोर्स। लेकिन इंजीनियरिंग की भाषा में अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग जाए उसको लोड बोलेंगे। हाँ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये तो हो गया फोर्स। अब मैंने क्या कर दिया, वायर के ऊपर ये लगा दिया मैंने, mg का मास लगा दिया यहाँ पे, तो अब ये क्या बन गया, लोड बन गया। बात समझ आई। लोड मतलब फोर्स होता है, जो फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है उसको लोड कहते हैं, ठीक है ना। तो लोड कितना है, सेम लोड है, मतलब दोनों का फोर्स क्या है, बराबर है। आगे द सेम इलॉन्गेशन इज प्रोड्यूस इन बोथ द वायर, दोनों का इलॉन्गेशन क्या है, सेम है, मतलब दोनों का चेंज इन लेंथ क्या है, सेम है। आगे कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास एंड कॉपर वायर। यंग्स मॉडुलस का रेशियो निकालना है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ। सवाल समझ आया है, दोनों पे क्या लगा दिया, सेम मास लगा दिया ताकि दोनों सेम खींचे। दोनों में एक्सटेंशन भी क्या हुआ, सेम हो। क्या करना है, दोनों के वाई का फॉर्मूला रेशियो निकालना है। तो वाई ऑफ ब्रास डिवाइड और वाई ऑफ कॉपर, दोनों का अलग अलग पहले लिख देते हैं। वाई का फॉर्मूला बताओ, एफ इंटू कैपिटल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। अब फोर्स तो सेम है, लेंथ ऑफ ये ब्रास है, एरिया ऑफ ब्रास है, स्मॉल चेंज इन लेंथ सेम है।
ये क्या होगा, फोर्स तो दोनों का सेम है, लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ कॉपर, और दोनों का स्मॉल एल तो सेम है, एक्सटेंशन सेम है, बस हमें रेशो लेना है, रेशो ले लो। देयरफॉर क्या होगा, वाई ऑफ ब्रास अपॉन वाई ऑफ कॉपर, बोलो क्या होगा, एफ इंटू एल बी अपॉन ए बी इंटू स्मॉल एल, है ना, ए बी इंटू स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाय, क्या मैं उल्टा करके डायरेक्ट लिख दूँ उसको, बोलो क्या होगा, एरिया ऑफ कॉपर लेंथ डिवाइड बाय क्या होगा, एफ इंटू एल सी, एफ और एफ कैंसिल, सेम लोड बोला है मतलब फोर्स सेम है, सेम एक्सटेंशन भी बोला है, पति नहीं, ध्यान दो, स्मॉल एल कैंसिल, क्या बचेगा, ये एल बी ए सी डिवाइड बाय क्या होगा, एल सी ए सी, है ना, एक ही बात है, बोलो वाई बी वाई सी, बोलो जल्दी से क्या होगा, जल्दी से, देयरफॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ ऑफ ब्रास कितना है 4.5 है ना, 4.5 4.5 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कॉपर कितना है, एरिया ऑफ कॉपर है, हम सॉरी लेंथ ऑफ ब्रास इंटू क्या, हाँ एरिया ऑफ कॉपर बराबर, ये कितना है 4.5, एरिया ऑफ कॉपर कितना है 4 इंटू 10⁻⁻5, तो 4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये बराबर लिखा है अपन ने, ये क्या था यहाँ पर, ये क्या था, ये ब्रास था ना, गलती होगी ना, ये इधर आएगा ब्रास। अब बता दे क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉपर कितना है, लेंथ ऑफ कॉपर है 5 इंटू एरिया ऑफ ब्रास कितना है 3 इंटू 10⁻⁻5, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, ठीक है ना, इसको क्या लिख दो 9/2 लिख दो, है ना, 9/2 4.5 ही तो होता है, ठीक है। अब बताओ जैसे क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 9 2 ज़ा कितना होगा 18 डिवाइड बाय 15 6 3 नहीं 3 6 ज़ा और 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 0.2 ज़ा 1.2 है ना, चेक करो 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए इसको चेक करते हैं, एक मिनट बेटा, लाओ 6.2 अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर्स, एक वायर की लेंथ कितनी है 20 मीटर है, एरिया कितना है 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, लोड कितना है 2.5 किलो, लोड 2.5 किलो मतलब वायर के साथ में मास कितना लगाया 2.5 किलो का, तो फोर्स कितना लगेगा 25 न्यूटन का, बस 2.5 किलो बोला है ना, मतलब मास 2.5 किलो है तो वेट कितना लगेगा 25 न्यूटन, समझे। तो यहाँ पर फोर्स कितना आएगा 2 पॉइंट, फोर्स क्या होता है mg होगा ना, इसमें फोर्स तो mg होगा, मास कितना है 2.5, जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ तो आएगा 25 न्यूटन, इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलोंगेशन प्रोड्यूस मतलब चेंज इन लेंथ कितना है वो 10⁻⁻4 मीटर, क्या निकालना है यंग्स मॉडुलस निकालना है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, बोलो जल्दी क्या फॉर्मूला होता है, एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे याद करो, एफ इंटू कैपिटल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, एफ एल अपॉन ए एल करते हैं फिर ये एल वो एल इंटरचेंज हो जाता है, बात समझ आई। तो एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, फोर्स कितना है 25, लेंथ कितना है 20 है ना, हाँ 20 डिवाइड बाय एरिया कितना है 1.25 मतलब 125 इंटू 10⁻⁻6 2 डेसिमल शिफ्ट कर लिया मैंने, और स्मॉल ये कितना है 10⁻⁻4, ठीक है ना। अब कर लो कैलकुलेट, ऊपर भेज दो उसको, 25 इंटू 2 इंटू 10⁻10 और ये 11 डिवाइडेड बाय 125, ऐसे ही होगा 25 1 25 5, उसके बाद 0.4 इंटू 10⁻11 4 इंटू 10⁻10, चेक करो अप्रॉक्सीमेटली यही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, क्योंकि मॉडुलस कोई भी हो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अब स्ट्रेन के तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, स्ट्रेस का होता है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए मॉडुलस का भी वही यूनिट बनता है। अब समझा, चलो।